So that is one thing I will say, and congratulations to all of you. आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से इस पूरा स्टूडियो को चला रखा है यहाँ पे आके I've seen it, so you have everything so well managed. Medium has changed, but the media remains the same. आप लोग रेड एफएम में आरजेज का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं? तो मेरे श्रोता जानना चाहेंगे ये टर्मिनोलॉजी जो है कमर्शियल रेडियो की, ये क्या है, जरा बताएंगे? आवाज़ है, आवाज़ के साथ आपकी कंटेंट है, आपके पास लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का उतना आपका कहूँगी समझ है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था वो रेडियो ही था। काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं, पढ़ते पढ़ते लोग भी कुछ रेडियो सुनते हैं। मैंने एक बार जाने दिया जब दोबारा अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसको धड़ के पकड़ लिया। यस मैम। सो बड़ों को नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार स्वीकार कीजिए। 91.2 NIVH हेलोदून की ओर से गौरव का नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? और आज हमारे साथ में होने वाली हैं एक बहुत ज़बरदस्त हस्ती। दोस्तों आपने एक स्टेशन तो सुना होगा ना कि हुक हो गया हूं तेरे साउंड पे, 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो। इनकी हेड हमारे साथ आज हैं रजत शक्ति मैम। ये हमारे साथ रहने वाली हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। मैम से हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज निकलवाएंगे और प्रोग्राम को सुनते हुए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आपके मन में भी इन्हें देख के या इनकी बातों को सुन करके जो सवाल उठेंगे वो दिल से अगर आप उन सवालों को सोचेंगे तो वो हमारे तक पहुँचेंगे और हो सकता है हम फिर उन्हें पूछ लें और आपके क्वेश्चंस के उत्तर भी आपको इस कार्यक्रम में मिल जाएं। बहरहाल दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। और आपको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैम हम और हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा परिचय तो आपने दे दिया है। मेरा नाम रजत शक्ति है। रजत मतलब चांदी। yes, लेकिन अक्सर लोग दो बारी मेरा नाम पूछते हैं। रजत आप ही का नाम है। अभी एंट्री करते समय भी लोग, आपके जो गार्ड हैं उन्होंने मुझे दो बार पूछा अपना नाम बताइए। मैंने कहा मेरा नाम रजत शक्ति है। सो अभी जैसा आपने बताया मैं रेड एफएम के साथ हूँ और इससे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एजुकेशन वर्टिकल NIE न्यूज़पेपर एंड एजुकेशन उसको हेड करती थी उत्तराखंड के लिए। यस मैम। और रेड एफएम को ज्वाइन करे हुए मुझे साल से ऊपर हो गया है एंड आई एम एंजॉयिंग द वर्क दैट आई एम डूइंग। मज़ा आ रहा है। उसी के संदर्भ में आज आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है आप लोग के रेडियो स्टेशन पे। यस मैम। और यहाँ मेरा इंटरव्यू हो रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं मैम। बहरहाल आप इन दोनों में आपको क्या कुछ डिफिकल्टी लगती है? एक जगह तो आप रेड एफएम को संभालना और रेडियो की दुनिया में आना, और दूसरा उससे पहले आप एक न्यूज़पेपर को हेड करते थे। मीडिया और मीडियम अगर हम किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे बात करें तो इट इज़ जस्ट अबाउट कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। यस मैम। तो अगर हम उसी संदर्भ में बात करें तो मीडियम हैज़ चेंज्ड बट द मीडिया रिमेन्स द सेम। अब हम प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गए हैं। यस मैम। वर्ल्ड इज एडवांसिंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया आल्सो। यस मैम। एंड द अपॉर्चुनिटी आउट देयर इज एंडलेस। सो ऐसा नहीं कहूँगी, काम होता है और हर काम में अपना एक अलग दायरा होता है। यस मैम। और उसको एंजॉय करने का अलग तरीका होता है। तो अभी मैं ये कहूँगी कि अभी मैं रेडियो एंजॉय कर रही हूँ। सो मैम आपने मतलब कैसे सोचा कि आपको रेडियो को ही मतलब ज्वाइन करना चाहिए? इससे पहले अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊँ यस मैम। तो प्रिंट मीडिया में जब ज्वाइन करा था तो प्रिंट मीडिया में आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं हर चीज़ में ये कहती हूँ जैसा भगवान जी चाहते हैं वैसा होता जाता है। आप काम करते जाते हो, कारवा बनता जाता है। यस मैम। तो सिमिलरली जब प्रिंट मीडिया में आई उससे पहले मैं किसी और कंपनी से काम कर रही थी। मार्केटिंग एंड सेल्स इज़ माय फोटे। तो एज अ स्टेशन हेड ऑल्सो यहाँ पे जो मेरी मेन जिम्मेदारी है, जो मेरा मेन कर्तव्य है वो है आपका टू सी कि रेड एफएम एज अ ब्रांड कैसे ग्रो करता है उत्तराखंड में। यस मैम। तो इससे पहले भी जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी तो एज अ ब्रांड वो जो प्रोडक्ट NIE का हमारा जो एक वर्टिकल था स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, तो वो एज अ ब्रांड कितने उसकी रीच होती है, क्या उसका हम कितने लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, वो एक मेरा मेजर कंसर्न था। सो यहाँ पर आने के बाद भी
हमारा जो मेजर कंसर्न, मेजर हम लोगों की जो उपलब्धि भी कहेंगे, Yes, सो ma'am. दैट इज द रीच ऑफ रेडियो टू द आम social people, the people who are a part of the society here. Radio is vocal for local. यस मैम। तो कोई भी रेडियो स्टेशन जब हम बात करते हैं वो यहाँ की लोकल जनता की आवाज़ को वोकल करने के लिए होता है। सो यहाँ पे हम इस माध्यम से यहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी आवाज़ और लोगों तक पहुँचा पाते हैं, उनके कंसर्न्स हाई अथॉरिटीज़ को पहुँचा पाते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि जब मैं रेडियो में आई क्या सोच कर आई, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस काम करते गई, काम वहाँ अच्छा था, यहाँ पे भी आके काम अच्छा कर रही हूँ, तो बस नाम और काम दोनों चल रहा है साथ साथ। जी मैम, मीडिया में आप सीधा मतलब एक न्यूज़पेपर के हेड से भी आए या कुछ शो आपका एक शौकिया तौर पर भी था कि भाई नहीं आप इसी दुनिया में जाना चाहते हो? अगर हम बचपन से बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सबने सुना। यस मैम। और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अगर काम करने का किसी को मौका मिलता है तो कोई उसको जाने नहीं देता है। मैंने एक बार जाने दिया, जब दोबारा अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसको धड़ के पकड़ लिया। यस मैम। फिर उसी तरह से जब रेड एफएम की अपॉर्चुनिटी पता चली और मेरे पास आई, सो आई वाज टू एक्साइटेड, क्योंकि रेडियो इज अ फैसिनेशन फॉर एवरीबॉडी। सब चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरह, इट इज़ अ मिस्ट्री। So, किसी को नहीं पता कि उस एक केबिन के अंदर रेडियो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। सब उनकी आवाज़ सुनते हैं, सब उनको नाम से जानते हैं, उनका कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन वो किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे होते हैं, सबके लिए ये एक थोड़ा मिस्ट्री सा है। Yes, तो यहाँ पर जब लोग जब कहते हैं कि रेडियो को स्टूडियो के अंदर देखना है, तो वो एक बचपन से एक मेरी भी ख्वाहिश थी कि अंदर से देखना है। यस मैम। अब मुझे नहीं पता था ना भगवान जी कैसे लेकर आएंगे यहाँ पे। जी। हाँ जी। और निश्चित रूप से जो अगर आदमी मन में ख्वाहिश करे तो वो परमात्मा भी उसको उसके आगे के समय के हिसाब से ही उसके मन में इच्छाओं का उदय करता है। बिल्कुल सही। जैसे हमने अभी तो नहीं, लेकिन काफ़ी पहले सोचा था कि यार जब मैं रेडियो सुनना शुरू किया तो हम भी क्या किसी का इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आज आप जैसी महान शख्सियत के साथ यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि अगर मैं मानती हूँ कोई भी चीज़ सक्सेसफुल या उसका इम्पैक्ट तब हम मानते हैं कि अगर हमें 5,000 5 लाख कितने लोगों ने भी सुना, अगर उसमें से 5 लोग भी बदल जाएं तो इट इज़ अ सक्सेस। क्योंकि अगर किसी भी कार्यक्रम से या किसी भी माध्यम से आप किसी तक कोई बात पहुंचा सकें और वो उस बात का वो उनकी लाइफ पे एक लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहे और वो उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दे, सो दैट इज अ सक्सेस इवन इफ इट इज जस्ट 5 पीपल। सो मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग रेड एफएम में आरजेज का सिलेक्शन किस किस आधार पर करते हैं? पहले तो यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि आरजेस का सिलेक्शन जो होता है वो सेंट्रली होता है। और पहले तो इसके लिए हम लोग कुछ कार्यक्रम भी करते थे आरजेस के लिए। एक जैसे आप लोगों का टैलेंट शोज होते हैं, वैसे आरजेस के लिए भी हंट होता था, तो वो भी होता है दूसरी तरीके से। और कई पैमाने हैं इनके हमारे सिलेक्शन के। उनका सोशल मीडिया आजकल, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे शो स्टार्ट होने से पहले, तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनके कितने फॉलोअर्स हैं, दीज ऑल थिंग्स काउंट। उनका वर्क प्रोफाइल पहले रह चुका है, वो दीज थिंग्स काउंट। उनका इससे पहले वर्क प्रोफाइल क्या था, कहाँ उन्होंने कितना काम किया है, क्या एंकर करते हैं। सो देयर मैनी एंड देन देयर इज डेफिनेटली द वॉइस क्वालिटी एंड द काइंड ऑफ मल्टी फेसेटेड talent that they bring on the table. So they have to resonate with their own RJ का जो persona है, because आप यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ सुनाई दे रहे हो। तो आपकी आवाज़ में क्या वो डेप्थ है, कि आपकी आवाज़ में वो चार्म है कि आप ऑडियंस की अटेंशन गेन कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। एंड ऑल्सो डू यू हैव द कंटेंट, तो दे हैव टू बी वेरी गुड रीडर्स, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, हाउ अपडेटेड दे आर विद देयर ट्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। आवाज़ तो डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब आपकी आवाज़ में क्या वो थ्रो है, क्या वो चार्म है, क्या वो टैलेंट टू अट्रैक्ट अटेंशन है, सो दैट इज़ ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस हियर। बट येस, अब फॉलोअरशिप भी हम लोग काफ़ी मायने रखते हैं, बट मेजरली दिस इज़ अ वर्क फॉर प्रोग्रामिंग टीम एंड उसमें हमारा इंटरेक्शन उतना कम रहता है, तो नेशनली सेलेक्ट होते हैं हमारे। मैम एक छोटा सवाल और, कई लोग नहीं शौक रखते सोशल मीडिया पर रहने का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने का, तो अगर उनके फॉलोअर्स ही नहीं होंगे और वो आपको आरजेज का टेस्ट दें और आरजे के लिए मतलब सब चीज़ें वो कर लें, तो सो आरजेज डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम आरजेशिप ओनली। पहले वो प्रोडक्शन में जाते हैं, प्रोग्रामिंग में जाते हैं, वो प्रोडक्शन उन कंटेंट क्रिएट करते हैं आरजेस के लिए। उनके कंटेंट अच्छे होते हैं, उनका बोलने का स्टाइल अच्छा होता है, उनकी आवाज़ में ठहराव होता है, ये सारी चीज़ों के लिए उनका इन हाउस ट्रेनिंग भी होती है। डिस्पाइट देम
बीइंग गुड एट व्हाट दे डू, इन हाउस ट्रेनिंग ओरिएंटेशन उनकी होती है। और अगर आप आरजे हैं तो आप पब्लिक फिगर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। वंस यू आर इन अ पब्लिक फिगर यू कैन नॉट हैव अ प्राइवेट लाइफ। Once you are out there, you want to interact with public, you have to have a public appearance. तो वहाँ पे आपको अपना या तो आप प्रोफाइल अलग, एक पब्लिक प्रोफाइल अलग रख सकते हैं और एक पर्सनल प्रोफाइल अलग रख सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि आपका सोशल मीडिया हैंडल ही नहीं है, तो आप अगर जब तक आप सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं है और आप ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप ऑडियंस के बीच में आप जाके कन्वे क्या करेंगे? तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्रेजेंस और एनी मीडिया प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन नॉट हैव पर्सनल लाइफ इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक हमारे साथी हैं नरेश भाई। ये जो है बीएड फर्स्ट ईयर में इस वक्त अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। भैया आप श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म पर आने का। तो जैसा कि आधा परिचय तो आपने दे दिया है, मेरा नाम नरेश है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। सो आपका भी यदि मैम से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी शुक्रिया इजाज़त के लिए। तो मैम सबसे पहले मैं इंटरेक्ट करना चाहूँगा, आपने जितना भी बताया, वर्तमान समय में आप रेडियो की सिग्निफिकेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे जबकि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर हम ओरिजिन से देखें तो सबसे पहले रेडियो ही आया था माध्यम में, उसके बाद टीवी आया, उसके बाद सोशल मीडिया भी आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल दैट केम इन लेटर। रेडियो हैज़ बिन देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनोवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था वो रेडियो ही था और आज तक वो टीवी भी है, रेडियो अभी भी है और टीवी भी है और सोशल मीडिया भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन रेडियो स्टिल देयर। कमर्शियली वायबल की बात जैसा आपने कहा था कि सारे जो आगे के चैनल्स हैं, चाहे टीवी हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, ये सारी चीज़ें आप बाकी सारे काम करते हुए नहीं कर सकते। रेडियो आपका बाकी सारे काम करते करते भी आप कर सकते हैं। ड्राइविंग करते समय भी आप रेडियो सुन सकते हैं, आप अपना काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं, पढ़ते पढ़ते लोग भी कुछ रेडियो सुनते हैं। तो गाने और कार्यक्रम पीछे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, उससे किसी का काम हैम्पर नहीं होता है। बट अगर आप टीवी या किसी सोशल मीडिया के सामने बैठ जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपका अटेंशन उन सारी चीज़ों से हट के उन सारी चीज़ों को देखने में, विजुअल इंटरेक्शन में जाता ही जाता है। तो रेडियो आई थिंक सो फार सो फोर्थ एंड इवन इन द बैक टाइम रेडियो वॉज देयर, रेडियो इज़ हियर and radio will be there. अब हम इनफैक्ट और डाइवर्सिफाई हो गए हैं। रेडियो itself has come out as you know we do events. अब हम बहुत सारे इवेंट्स कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है और एक फैंटेसी, एक फैसिनेशन रेडियो के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा कि हम एक केबिन के अंदर बैठ के, एक ऑडियो स्टूडियो के अंदर बैठ के हम क्या कर रहे हैं। जो टीवी में लोग कर रहे हैं वो सबको दिखता है, न्यूज़ चैनल्स पे लोग कैसे बोल रहे हैं वो सबको दिखता है, सबके सामने है या सब लोग जानते हैं। रेडियो के साथ एक सस्पेंस जुड़ा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि हाँ रेडियो रहेगा आगे आने वाले समय तक और री इन्वेंट भी हो रहा है। तो इसीलिए जैसे जैसे समय बदल रहा है रेडियो अपने आप में ही री इन्वेंट हो रहा है। हम लोग उसके कार्यक्रम बदल रहे हैं, हम लोग उसके जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का हमारे आरजेस का एक पर्सनल टच है उसमें, क्योंकि लोग ये लोकल सेलिब्रिटीज़ होते हैं। रेडियो के जो जॉक्स होते हैं वो लोकल सेलिब्रिटीज़ होते हैं। आपके टीवी जॉक्स और सोशल मीडिया हैंडल वाले जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, कई लोग उनको सिर्फ वहीं देखते हैं या वहीं से जानते हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन रेडियो के जो आपके जॉक्स होते हैं वो लोकल सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम के थ्रू आपके लोकल लोगों से जुड़ते हैं, लोकल लोगों के मुद्दों पे बात करते हैं, लोकल लोगों की अथॉरिटीज़ जो हैं उन तक बात पहुंचाते हैं। आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है रेडियो, तो वहाँ पे रेडियो विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। तो दैट इज़ वाई आई थिंक इट विल ऑलवेज बी रेलेवेंट। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे रेडियो में कई सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी है कि कमर्शियल रेडियो, तो मेरे श्रोता जानना चाहेंगे ये टर्मिनोलॉजी जो है कमर्शियल रेडियो की ये क्या है, जरा बताएंगे इसे थोड़ा बी ब्रीफ। कमर्शियल रेडियो इज व्हेन वी से हम लोग एड्स चलाते हैं, वो एड इज़ कमर्शियल। तो हम अपने कार्यक्रम का खर्चा चलाने के लिए, अपना स्टेशन का खर्चा चलाने के लिए सरकार पर नहीं निर्धारित है। हम सरकार से या किसी और से या हमारे इंस्टीट्यूशन जो उसकी रनिंग कॉस्ट है
वो दैट कम्स फ्रॉम कमर्शियल रेडियो। तो हम एड्स या उसके विज्ञापन जो हम करते हैं वो कमर्शियल करते हैं। सो दैट इज़ वाई एंड वी आर द मोनोपोली कमर्शियल स्टेशन इन उत्तराखंड, रेड FM। मैम जो है समय भी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं श्रोताओं के लिए जानना भी ज़रूरी है। मैं उस सवाल से पहले जो मैं लास्ट में रखने वाला हूँ आपसे, मैं जानना चाहूँगा कि कुछ आरजेस जो है नाइट शोज़ करते हैं, जैसे 9 से 12 है आप लोगों का, है ना, एक शो आता है। तो मैम क्या उन आरजेस के लिए जो है नाइट में कुछ प्राथमिकताएं या उनका फ़ायदा, क्योंकि भाई ठंड में 12-12 बजे घर जाना और ऊपर से जो है फीमेल आरजेस भी अगर वो शो करें तो उनके लिए भी क्या कुछ प्रावधान है? पहला बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि आपने कहा फीमेल जॉक्स के लिए कि रात के लिए उनके लिए क्या सेफ है, हमारे उनके, तो सेफ्टी इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी जी, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल स्टाफ। और जहाँ तक रही बात 9 to 12 वाले शो की, तो हमारा लाइव स्टेशन जो है वो सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक ही होता है। जो शाम से 9 बजे से लेकर 12 बजे वाला शो है वो हमारा पैन इंडिया एक ही शो जाता है, जो कि एक ही जगह दिल्ली से टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। सो वो ब्रॉडकास्ट जो रिकॉर्डिंग है जो उसकी वो चलती है, वो सारी चीज़ें एक बारी में एक जगह से सेंट्रलाइज्ड होकर चलती हैं। सो वी डोंट हैव एनी जॉक इन लोकल स्टेशंस फ्रॉम 9 to 12। लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप प्राइवेट रेडियो स्टेशन में, कमर्शियल रेडियोज़ में विजुअली इम्पेयर्ड का क्या भविष्य देखते हैं? क्योंकि रेडियो एक माध्यम ऐसा है जिसमें वक्ता की ज़रूरत है। यस मैम। तो एनी प्लेटफॉर्म एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज़ ओपन टू, आप यूजुअली इम्पेयर्ड के लिए कहें आप, लेकिन इसमें ये चैलेंजेस नहीं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका ऑडियंस से इंटरेक्शन अच्छा है, आपका फॉलोअर्स, आपने अपने कंटेंट पे बहुत काम किया है, आपकी फॉलोअरशिप है, सो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ लिमिटेशन। हमारी लिमिटेशन सिर्फ इस बात पे आ जाती है कि क्योंकि हमारा रेडियो लोकल है और हम लोकल इवेंट्स करते हैं, तो इवेंट्स में हमारे जॉक्स भी हमारे साथ जाते हैं उन इवेंट्स में क्राउड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और लोगों के साथ बीच में उनके साथ इवेंट में उनके साथ शिरकत करने के लिए। उस समय दैट विल बी द ओनली, इवन इफ that doesn't come as a challenge, क्योंकि I think you yourself interact with people on a daily basis। आप लोग भी बाहर जाते हैं, लोगों से interact करते हैं। As long as you are comfortable going out in the public and doing your show, I think nothing can stop you from being a radio jock with any medium, with any radio channels। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा था कि आरजे सिलेक्शन जो होता है वो बेसिस ऑफ देयर फॉलोअर्स, तो one of the criteria। ओके। आपने जैसे कहा था मुझे बताते हुए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आया, तो उस समय तो मैडम सोशल मीडिया इतना था नहीं और किसी को फॉलोअर्स नहीं मिले थे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अमीन सयानी जब वो शुरू में आए थे तो उनके पास तो कोई इतना भी नहीं था, फॉलोअर नहीं था, कोई जानता नहीं था, उनकी आवाज़ ने उन्हें रिकॉग्निशन दी। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये हम आगे के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज के सिलेक्शन की, जो हम लोगों का इसका वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है। ये आज का क्राइटेरिया ये है कि फॉलोअरशिप हेल्प्स इन गेनिंग मोर फॉलोअरशिप। तो वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ फॉलोअरशिप, बट येस आवाज़ होना सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है यहाँ पे। आवाज़ है, आवाज़ के साथ आपकी कंटेंट है, आपके पास लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का उतना आपका कहूँगी समझ है कि आप लोगों को की बात सुने भी, आगे तक पहुँचाएं भी, अपनी बात कह सकें और उनकी बात को समझ सकें। तो इन सारी चीज़ों की जो स्थिरता है ये बहुत ज़रूरी है। फॉलोअरशिप कैन कम इन लेटर इन लाइफ, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो श्रोता होंगे, आपके जो लिसनर होंगे, अगर आप उनकी बात सुनकर समझकर उसका एक सॉल्यूशन या उनके साथ एक व्यक्तिगत व्यवहार रख के उनसे बात कर पाएँ, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉलोअरशिप कैन कम इन लेटर ऑल्सो, बट येस वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर रेड FM राइट नाउ इज़ their presence also, and presence is gained over a period of time, over a period of experience. So yes. Okay, thank you मैम। जी मैम, सो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज बस मेरा इतना है आप लोगों से कि जो चीज़ें मैंने यहाँ आके देखी कि लाइफ, हम लोग अपनी लाइफ डिफ़िकल्ट मानते हैं या फुल ऑफ चैलेंजेस मानते हैं, या हम किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। जी।
तो मेरा यहाँ पर आके या जब भी मैं बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग भी जाती थी और आज मैं जब NIVH आई हूँ जी, तो मुझे लगता है कि हम जिन चीज़ों को अपने लाइफ में एज अ चैलेंज समझते हैं या एज अ डिफ़िकल्टी समझते हैं या एज अ लिमिटेशन समझते हैं वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। और आप लोगों से इंटरेक्ट करके यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट द स्पिरिट शुड बी, कि नो मैटर हाउ लाइफ केम टू यू, यू जी। शुड लिव इट टू द फुलेस्ट। तो आप लोगों से ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, सीख रही हूँ और इंस्पायर्ड हो रही हूँ। So that is one thing I will say, and congratulations to all of you for running this show so fabulously well. I'm really out of words. I'm at loss of words कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से इस पूरा स्टूडियो को चला रखा है। यहाँ पे आके I've seen it, so you have everything so well managed. आपके बच्चे इतने समझदारी से, इतने अच्छी तरीके से, so congratulations to you all, applause to you all. Thank you, ma'am. And I'm impressed beyond words. मुझे बल्कि आप लोगों से बात करके लग रहा था कि आप लोगों की आवाज़ की जैसे मेरी आवाज़ स्थिर है कि नहीं है, तो आप लोगों से सीख के जा रही हूँ। तो मैसेज मेरा ये है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ टेक सम लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू, लव द लाइफ दैट यू हैव एंड लिव द लाइफ यू हैव। जी मैम। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर सबको नए साल की शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इनवाइटिंग मी हियर and making me feel so welcomed a part of जी। it. सो मैम, लास्ट में आप हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में बैठे और आपने हमें हमारी उलझनों को सुलझाने में जो है बहुत मदद की। आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ जो है हमारे साथ साझा की। सो दोस्तों, अब मुझे अनुमति लेनी होगी अपने इस कार्यक्रम से, और अब जो है शो की समाप्ति की घड़ी जो है आ चुकी है। और अपनों का ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और उनका ख्याल भी रखिए जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। सो दोस्तों, अब मुझे यानी गौरव को और नरेश भैया को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।